हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लास्ट स्ट्रक्चर में बीपीटी की कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बीपीटी के बेस पे हम उपसहसंयोजक यौगिक जो हमारे हैं उनकी ज्योमेट्री, उनके स्ट्रक्चर को कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उनमें जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। उन्हीं को हम आज आगे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो पोस्टुलेट्स हमारी थी और अब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो जब हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हमें मिल रहा था। जब हम वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे थे तो हमें 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन और 2 तरह की ज्योमेट्री देखने को मिली थी। यदि हम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल था। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो आपकी ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन था तो आपकी ज्योमेट्री मिल रही थी आपको स्क्वायर प्लेनर। बट जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन तो 2 मिल रहे थे, लेकिन ज्योमेट्री दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रली मिल रहे थे। तो उसी को हम यहाँ देखने वाले हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड्स हैं उनको उनके दोनों जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन से डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं या आउटर डी ऑर्बिटल, इसके बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो उसको हम यहाँ देखते हैं। अगर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम जो आपका है या आयन है उसके इनर डी ऑर्बिटल मीन्स n-1 डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या आपका स्पिन कपल्ड चक्रण युग्मित संकुल, कि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो ऐसे को, और जो आपके लो एनर्जी वाले जो T2G ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की कपलिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है वो कौन सा मिलता है D2sp3। इसी तरह दूसरी कंडीशन की हम बात करें कि जब सेंट्रल मेटल एटम या का आउटर डी ऑर्बिटल काम में एन डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में काम में आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री या चक्रण मुक्त संकुल। और इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन मिले हुआ वो कौन सा होगा sp3d2। जैसे अगर कोई 3D सीरीज का आप मेटल ले रहे हैं तो उसमें निम्न चक्रण संकुल में तो कौन से डी ऑर्बिटल काम आएंगे 3D, और उच्च चक्रण संकुल में कौन से काम आएगा ऑर्बिटल nd मतलब 4D। तो इस तरह से आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की, कि जब हम आगे अब वीबीटी के कॉन्सेप्ट्स को जब हम अप्लाई करेंगे कंपाउंड्स पे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे होता है, किन कंडीशन में होगा या किन कंडीशन में नहीं होगा, वो हमें अब यहाँ पे डिस्कस करना है। दैन उसके बाद फिर हम उनको एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है हम वो देखते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, जनरली आयन होता है मोस्टली, उसमें क्या होता है संकरण से पहले इलेक्ट्रॉन का क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि संकरण के लिए कौन से कक्षक उपलब्ध होंगे, इनर डी ऑर्बिटल के होंगे या आउटर डी ऑर्बिटल के हमें लेने पड़ेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था लो स्पिन और हाई स्पिन में। ये डिपेंड करता है
कि उन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वहाँ पे होती है या नहीं होती, मीन्स उनका युग्मन होता है या फिर नहीं होता है। तो वो होगा या नहीं वो देखने के लिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे कि ये डिपेंड किस पे करता है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम या धातु आयन है वो कौन सी श्रेणी का है, मीन्स 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है या फिर 5D सीरीज का है, इस तरह से। और दूसरा डिपेंड करता है कि जो उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स हैं उनका नेचर कैसा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो 4D या 5D सीरीज का है तो हर कंडीशन में वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर लिगेंड वीक है तो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें तो वहाँ पे इनकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो ऑर्डर होती है लिगेंड्स का, उसमें आप पढ़ते हैं, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सिंप्लीफाई इसको करें तो जनरली जो हमारे हैलाइड लिगेंड्स होते हैं, मीन्स F-, Cl-, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो या आयोडाइडो, जो आपके लेवल के एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 4 लिगेंड में से कोई लिगेंड है तो इनको हम वीक लिगेंड मानते हैं, और अगर ये इनमें से कोई है तो हम जनरली रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराते, जिसमें हम एक H2O को और कभी कभी शामिल कर लेते हैं। तो अगर ये लिगेंड्स हैं तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे, और इनके अलावा अगर कोई भी लिगेंड है कंपाउंड में तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे। इसको हम इस तरह से सिंपल पॉइंट से याद रख सकते हैं। अब बात आता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन चलो होगा या नहीं होगा, वो तो हमें देख लेंगे। या 4D 5D है तो श्रेणी का है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना ही है। 3D सीरीज का है तो हम फिर किसको देख लेंगे, लिगेंड को। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे, और वीक है तो नहीं कराएंगे। बट अगर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़े तो फिर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन को कराएं कैसे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। कि जब तक 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके तब तो आप कोई भी संकरण करा लीजिए, आपको वहाँ पे 2 d ऑर्बिटल खाली इनर मिल जाएंगे। तो उस कंडीशन में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आप एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हैं d ऑर्बिटल में। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, अब आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराना है वो आप यहाँ पे देखें। कि अगर आपके 4 हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे फिल हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल इनर वैकेंट चाहिए तो आपको इसकी क्या करानी पड़ेगी, पेयरिंग करानी पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, आपका फर्स्ट में। तो ऐस कंडीशन में आपकी पेयरिंग कैसे होगी, फर्स्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, सेकंड में 1, और बाकी आपके जो हैं थर्ड में 1, बाकी 2 d ऑर्बिटल आपको वैकेंट मिल जाएंगे। इस तरह से फोर्थ जब आप D4 विन्यास से स्टार्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर sp3d2 संकरण है तो आपको पेयरिंग, मीन्स अगर आपका वीक लिगेंड है आपको पेयरिंग नहीं करानी है तो जैसा विन्यास है आप वैसा का वैसा उसको रहने दीजिए, आप इसको मत दीजिए। अब आपको जो d ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे वो यहाँ के तो मिल नहीं सकते, क्योंकि आप ये तो कर नहीं सकते कि एक d ऑर्बिटल यहाँ से ले लीजिए और एक आउटर ले लीजिए। आपको दोनों d ऑर्बिटल या तो आउटर लेने पड़ेंगे या इनर लेने पड़ेंगे। तो जब आप इनर नहीं ले सकते हैं, मीन्स वीक लिगेंड है, आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो आपके जैसा विन्यास है आप वैसा ही रहने दीजिए, उसमें कोई पेयरिंग आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह क्या होता आपका D2sp3 विन्यास होता, जिसको कि हम आगे के लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एग्जांपल्स करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आप इनकी क्या स्टार्ट कर दीजिए, पेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। जो जैसे आपको अभी बताया कि D4 है तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेयर कर दीजिए। D5 अगर विन्यास है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सारे अनपेयर्ड हैं, और D5 विन्यास में अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं, आप इनकी क्या कर दीजिए,
पेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। हो गए D5 विन्यास और अब आपको यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाएंगे। इसी तरह D6 है तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक ही पेयर था। और जब आप किसको D2sp3 संकरण दिखाएंगे, मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो क्या होगा, आपके तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। इसी तरह जब आप D7 की बात करते हैं तो D7 में 2 कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अगर आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपको क्या चाहिए, एक ही d ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि वहाँ संकरण क्या होगा, DsP2। तब तो आप यहाँ पे D7 विन्यास को ऐसे ही रहने दीजिए, 3 की पेयरिंग करा दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे D में अनपेयर्ड रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको कराना है कौन सा संकरण, आपका D2sp3, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी आप जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे भी कॉपर का अमोनिया के साथ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स डिस्कस। उस कंडीशन में ये जो इनर डी ऑर्बिटल का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के कहाँ चला जाता है, आपके आउटर डी ऑर्बिटल मीन्स n-1d से n-d ऑर्बिटल में आपका शिफ्ट हो जाता है। कब, जबकि D7 विन्यास है और आपको कौन सा संकरण कराना है, D2sp3, जो कि कुछ केसों में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप पेयरिंग करा दीजिएंगे। देखिए आप यहाँ पे ये 2 हैं तो एक को तो उठा के आप यहाँ पे पेयर्ड करा देंगे और एक इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ शिफ्ट कर देंगे, आपके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप 4d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से D7 तक की है। इसी तरह जब आप D8 का विन्यास की बात करते हैं तो आपके अगर DsP2 4 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपकी पेयरिंग हो जाएगी सभी इलेक्ट्रॉन की। और अगर आपका कौन सा विन्यास है, D2sp3 है, तो आपको पेयरिंग कराने की नीड नहीं है, क्योंकि आप कितनी ही पेयरिंग करा लीजिए आपको 2 d ऑर्बिटल इनर खाली नहीं मिलेंगे। इसी तरह अब D9 की जब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम उसमें भी वही देखेंगे जो हमने D7 में देखा था, कि जब वहाँ पे DsP2 संकरण होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आउटर डी ऑर्बिटल। और D10 में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन पे आप किसी भी तरह कोई इनर डी ऑर्बिटल खाली करा पाए। तो जो आपके यहाँ पे रह गए हैं उनको हम आगे जब लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक चार्ट हम वहाँ डिस्कस करेंगे, तो उसमें और उसके बाद हम उनको एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे।